हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं नए कंसेप्ट की तरफ। आज का जो मेरा कंसेप्ट है वो जो हम पिछली बार जो मैंने वीडियो न्यूमेरिकल जो मैंने कंसेप्ट को सॉल्व कर रहे थे, उसी न्यूमेरिकल को हम थोड़ा एडवांस के बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद तो हम लोग गॉस के नियम की तरफ आते हैं। देखिए, एडवांस इसमें बात यही है कि क्वेश्चन आपको कितना भी घुमा के पूछेगा और आपको इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट ही बताई जाएगी। आते हैं मेन कंसेप्ट की तरफ। चलिए, हम लोग सबसे पहले समझते हैं जो फ्लक्स होते हैं वो वहाँ से कितने न्यूमेरिकल बन सकते हैं। फ्लक्स के द्वारा कैसे कैसे मतलब सरफेक्स और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच में कितना एंगल या कैसी मतलब आकृतिक रहेगी, उनका डायग्राम कैसे चेंज होगा, इसके साथ साथ में उसका मान भी कैसे चेंज होता है, हम लोग बारीकी से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर दे रखा हुआ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर कंडीशन पर निर्भर करता है कि हमारे पास एक प्लेट है, हम उसी प्लेट को हम वैसे ही रख दे रहे हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, मान लीजिए यही हमारे पास एक मोबाइल ही है। अगर हम इसको ऐसे करके रखते हैं तो ये सभी फ्लक्सों को रोकेगा। तो इसका कंडीशन ये हुआ कि इस फ्लक्स को ध्यान से, ये जो सतह है तो सतह के लंबवत हम दिशा ले लेंगे, यानी यही हमारा दिशा बताएगा। यानी अगर पूछा जाए कि ये जो सतह है इसका दिशा किधर है, तो आप बोलेंगे ऊपर की तरफ है। बात समझिएगा। अगर हम पूछेंगे अब इसका दिशा किधर है, तो बोलेंगे क्षैतिज की तरफ है। अब इसका दिशा किधर है, तो बोलेंगे नीचे की तरफ है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम मोबाइल को ऐसे रखूँगा, अर्थात सतह को मैं ऐसे रखूँगा, तो यानी इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात को समझिएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दिशा की तरफ इसका सरफेक्स है। तो हम इसको ऐसे करके हम बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यानी इसको हम बोलेंगे यस। अरे हाँ, है ना। अच्छा, मान लीजिए एक हमारे पास ऐसे करके दिशा गया हुआ है। हम ये बार बार डायग्राम इसलिए बना रहे हैं ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। तो यहाँ देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर पहले यहाँ पर ऐसे था, तो अब हम इसको इधर, इसका दिशा इधर मान रहे थे। अब हम इसको ऐसे ना रख करके हम इसे ऐसे रखेंगे, यानी इसकी दिशा थीटा पर जाएगी। तो हम इसको ये बोल देंगे ना, ये जो दिशा है वो आपका ऐसे कर रूप में है। इसका लंबवत इधर साइड में हो गया। अब हम आते हैं इसका लंबवत ऊपर की तरफ करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक क्षेत्रफल दे रखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें एक क्षेत्रफल जो है वो ऐसे करके रखा गया ऊपर की तरफ में। हम इसको ऐसे करके देखते हैं, मान लीजिए। तो यहाँ पर जो रखा गया वो ऊपर की तरफ ऐसे करके है। इसका मतलब इसका सतह ऊपर की तरफ है। अरे हाँ, है ना। तो यहाँ पर कई कंडीशन बन सकती है। अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए यहाँ पर जो सतह बनाया गया, मैं यहीं पर बना लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो इसका सतह इधर गया है। तो हम बोलेंगे कि ये जो आपका ई है ना और ये आपका सरफेक्स है ना, इनके बीच का जो कोण है वो थीटा डिग्री 0 डिग्री है इस कंडीशन में। अरे हाँ, है ना। अच्छा, तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पर इसको हम रख देते हैं, तो यहाँ पर इसका जो सरफेक्स है वो इधर साइड गया हुआ है। इसको बोलेंगे यहाँ पर ये थीटा कोण पे बना हुआ, कितने कोण पर, थीटा कोण पे बना हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं, मान लिया जो थीटा कोण है वो थीटा कोण पे मान दिया गया है, ठीक है ना, थीटा डिग्री पर है। अगर हम यहाँ पर इसको अल्फा मान लें, मान लीजिए हम यहाँ पर अल्फा मान दे देते हैं, अल्फा इजकल टू 0, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं अल्फा इजकल टू में थीटा डिग्री। अरे हाँ, है ना। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जब हम इसको ऊपर की तरफ दिखाएंगे तो यहाँ पर हम इसको ऐसे फिगर बना देंगे। बात को समझिएगा। आप भी लोगों को ये सब फिगर बनाने आना चाहिए। एक यहाँ पर छोटा लाइन और थोड़ी सी इधर करके इधर की लाइन खींच देंगे और फिर हम इसको ऐसे मिला देंगे। अरे हाँ, है ना। और फिर इसको जब हम ऊपर की तरफ कर देंगे तो यहाँ पर देखेंगे 90 डिग्री का कोण यहाँ पर ये बना रहा है, ये 90 डिग्री पर है। तो हम बोल सकते हैं अल्फा इक्वल टू में 90 डिग्री। अरे हाँ, है ना। तो हमने ये क्या पढ़ रहे हैं, किसी सतह अर्थात सरफेक्स अर्थात बोल सकते हो आप पृष्ठी यश के साथ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी विद्युत है ये, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता
के बीच बना कोण, ठीक है ना, अल्फा। तो अब हम अल्फा का मान वही देख रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर जो मान जो दे रखा हुआ है बारीकी से समझेंगे तो आप हर एक का न्यूमेरिकल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो फ्लक्स, यहाँ पर जो फ्लक्स का जो मान है आप बोलेंगे फाई इज इक्वल टू में ई यस कॉस में अल्फा। तो अब अल्फा का मान है 0 रखेंगे ना, यहाँ पर फार्मूला में अल्फा मान लिया है तो इसके जगह पर आप क्या रख देंगे, यहाँ पर कॉस में अल्फा इज इक्वल टू में 0 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मान क्या, अल्फा का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे ना। इसका मतलब 0 का मान क्या होता है, 1 हो जाता है, बढ़ाइएगा नहीं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कॉस 0 अंश का जो मान होता है 1 हो जाता है। तो यानी यहाँ पर जब हम रखेंगे जैसे मान को, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ई यस कॉस में 0 अंश। इसका मतलब ई में यहाँ पर यस दोनों आपस में गुणा कर देंगे तो हमें फाई का मान निकल जाएगा। इसका मान तो 1 हो जाता है, ठीक है ना। ये आपको बारीकी से समझना है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर जो फ्लक्स का जो मान है, हम इसको ये मिटाना चाह रहा हूँ, ये कुछ समझाने के लिए है सिर्फ। तो यहाँ पर जो फ्लक्स का जो मान है फाई इज इक्वल टू में ई एच कॉस में अल्फा। अब अल्फा का मान क्या रखेंगे, थीटा। तो यहाँ पर हम मान लिख देते हैं ई यक्स कॉस में थीटा। अब थीटा बराबर कुछ भी हो सकता है, 45 हो सकता है, 30 हो सकता है, 60 हो सकता है, इन्हीं में से सभी कोई ना कोई मान दिया रहेगा। अभी हम इसके बारे में एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे समझने के बाद। तो ये थीटा बराबर कुछ भी दे देगा। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, बारीकी से समझेंगे कि कॉस थीटा का अगर मान यहाँ पर मान लीजिए रख देता है, क्या रख देता है, कॉस में। तो यहाँ पर मान लीजिए रख सकता है कॉस में भी, यहाँ पर भी रख सकता है कॉस में भी। तो यहाँ पर कॉस में क्या हो जाएगा मान, 1/√2 में 2 हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, √2 में 3/2 हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ये आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, तो ये कहाँ से आया है मैं आपको बता दूँ, साइन का ये इन्वर्स होता है। जब आप बारीकी से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ साइन में, तो 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, और यहाँ पर ये 90 डिग्री। तो यहाँ पर साइन 0 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है, 1/2 होता है, 1/2 में 2 होता है, √2 में 3/2 होता है, यहाँ पर 1 होता है। तो जैसे ही हम यहाँ पर कॉस में रखेंगे ना, तो इसका उल्टा हो जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, √2 में 3/2 यहाँ आ जाएगा, 1/2 में 2 यहाँ आ जाएगा, 1/2 यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मैं इसी बात को मैं समझाना चाह रहा हूँ कि कॉस में 0 अंश का जो मान होता है क्या होता है, सॉरी कॉस में 90 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। अब यही बात यहाँ पर आ गई। तो जब हम यहाँ पर फार्मूला पर रखेंगे, जब हम यहाँ पर बात को फार्मूला में रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू में, कब है ये, अल्फा इक्वल टू में 90 डिग्री रखने पर। तो यहाँ पर फार्मूला क्या रखेंगे, ई यस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस में अल्फा। तो अल्फा का मान क्या रखेंगे, 90 डिग्री। तो क्या आ जाएगा, ई यस कॉस में 90 डिग्री। अब कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो जब 0 का किसी संख्या में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। बाबू लोग, यही कंडीशन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इस कंडीशन में जो फ्लक्स है वो आपका 0 कहलाएगा। मतलब यही बात इसमें है ना कि फ्लक्स इसमें कोई भी टकराएगा नहीं। जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण जो मैंने लिया था, ये जो है इसके फ्लक्स कोई साथ टकराएगा नहीं। देखिए फ्लक्स आएगा, फिर इसी के साथ ऊपर ऊपर निकल जाएगा, नीचे नीचे निकल जाएगा, समझ में आ रहा है, ऊपर ऊपर निकल जाएगा मगर नीचे नीचे निकल जाएगा। ये इसको जो सतह है इस फ्लक्स को कहीं रोकेगा नहीं। तो अगर मैं इसको ऐसे कर देता तो फ्लक्स रुक जाएगा। तो जितना रोकेगा ना, जितना इसका मतलब इसके सतह पर टकराएगा, वही हमारा फ्लक्स का मान होता है। तो यहाँ पर कुछ भी रोकेगा नहीं, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं इसका न्यूमेरिकल कंसेप्ट कैसे कैसे बन जाता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो चलिए आते हैं पॉइंट पर कि एक वर्गाकार फ्रेम जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, 20 न्यूटन पर कूलम के एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि फ्रेम पर अभिलंबवत विद्युत क्षेत्र की दिशा 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो फ्रेम के संबंध में विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जो सतह है
वहाँ पर कुछ भी नाम दे सकता है, फ्रेम दे सकता है, कोई सरफेस दे सकता है, या कोई मतलब सतह दे सकता है। तो कोई हम लोग यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बना लेते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र जिसका मान दे रखा है E बराबर में 20 न्यूटन पर कूलाम। अरे हाँ है ना। अब क्या दे रखा है कि यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना रखा है, कि मान लीजिए यहाँ पर कोई फ्रेम है और यहाँ पर ये 60 डिग्री का कोण है, जिसको हम अल्फा के नाम से जानते थे, और इसका जो सतह है वो 10 सेंटीमीटर की वर्गाकार है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो हम लोग इसको जरूरी पड़ेगी कि ये जो फ्रेम का क्षेत्रफल ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, फ्रेम का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो क्षेत्रफल क्या कहता है, 10 सेंटीमीटर गुणे में 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपस में क्या करेंगे, यहाँ पर 100 का भाग दे देंगे, यहाँ पर भी 100 का भाग दे देंगे। तो ये आपका जो हो जाएगा ना 0.1 इंटू में 0.1, अरे हाँ है ना। तो ये आपका हो जाएगा मीटर पर स्क्वायर, पक्का ना। तो आपको ये बात तो समझ में आ ही गया होगा कि यस स्क्वायर जो आ गया है यहाँ पर 0.1 इंटू में 0.1 मीटर में स्क्वायर, ये आपका फ्रेम का क्षेत्रफल आ गया है। तो अब हम लोग निकालते हैं यहाँ से जो निकालना है, अल्फा बराबर में दे रखा है 60 डिग्री का कोण, ये भी मान दे रखा है, आप थीटा भी मान सकते हो। और यहाँ पर जो ई बराबर जो दे रखा है, ई बराबर में कितना दे रखा है, 20 न्यूटन पर कूलाम दे रखा है। और यहाँ आना, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको मान को सॉल्व करते हैं, फ्लक्स का मान। तो क्या कहेगा, फाइव इज इक्वल टू में ई एक्स, क्या है ई एक्स, इसके बाद कॉस में अल्फा। तो आपका मन करो तो यहाँ पर सब मान यहाँ पर रखिए मान को, आप यहाँ थीटा भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किताबों में आपको थीटा ही मिलेगा। तो आप देखोगे यहाँ पर ई का मान कितना है, यहाँ पर ये 20 है ना, यहाँ पर लिखेंगे 20 इंटू में यस का मान कितना है 0.1 और 0.1, फिर अल्फा का मान कितना है, कॉस में अल्फा का मान कितना है 60 डिग्री का मान दे रखा है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि कॉस में 60 बराबर है साइन में 30 के, और साइन में 30 के बराबर है 1/2 के, तो बस खत्म। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2, इसका मतलब 20 गुणे में 0.1 गुणे में 0.1 गुणे में 1/2, इसको आप काट देंगे तो हो जाएगा 10, और इसका गुणा इसमें जैसे ही करेंगे तो हो जाएगा 1 गुणे में 0.1। अब एक में किसी संख्या का गुणा करेंगे तो वही आएगा 0.1। ये फ्लक्स है, तो फ्लक्स का मात्रक क्या बताए थे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ये आपका मात्रक है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है कहाँ से ये आया है, ठीक है। तो ठीक है, तो आपके लिए ये जो है न्यूमेरिकल आप समझ गए होंगे। ये आसान भी है और कॉन्सेप्टली बहुत आसान है, लेकिन आपको केवल मान इसका याद होनी चाहिए। अगर ये सब मान नहीं याद रहेगा तो आप भटकेंगे, एग्ज़ाम में आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, इधर उधर सोचेंगे क्या होगा मान। भाई ये सब चीज़ें आसान है, लेकिन कोशिश करिए, याद हो जाएगा। 1-2 बार लिखेंगे, 1-2 बार 4 बार सोचेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्ताकार शीट है, वृत्ताकार शीट है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, एक समान विद्युत क्षेत्र 5 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर, ये है वही है। न्यूटन पर कूलाम आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्थिति है कि तल के क्षेत्रफल के 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो शीट के परिपात मतलब परिपथ जो है विद्युत फ्लक्स को ज्ञात करना है। तो ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले आप बनाएंगे। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान है वो कितना दे रखा है, 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम, आप ये लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या यहाँ पर दे रखा वोल्ट पर मीटर, बातें वही है। अब यहाँ पर जो दे रखा है, इसका एक सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है, यहाँ पर अभी मैंने जब मात्रक बताया था फ्लक्स का, तो आपको याद होगा कि न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर कूलाम बताया था ना, आपको याद होगा। तो अब आपको इतना भी आपको याद होनी चाहिए ये बात को लेकर के कि यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि न्यूटन पर कूलाम, ये वाला जो न्यूटन पर कूलाम है ना, इसके जगह पे आप लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर। बोलिए, आप लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, मीटर स्क्वायर है, तो एक बार से एक बार कैंसिल हो जाएगा। तो वोल्ट मीटर मैंने आपको बताया था, फ्लक्स का मात्रक याद करिए। यानी मैंने आपको बताया था यहाँ पर 2-3 बातें आपको याद रखना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वो न्यूटन पर कूलाम भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, वोल्ट पर मीटर भी हो सकता है। लेकिन वहीं जो फ्लक्स का जो मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम हो सकता है, लेकिन इसका एक और मात्रक है जो है आपका वोल्ट में और मीटर में। यानी यहाँ पर बट्टे में है, यहाँ पर कोई बट्टे में नहीं है, यहाँ पर गुणा में है। ये आपको याद होना चाहिए, कन्फ्यूज नहीं होना आपको। तो अब देखेंगे आप यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार शीट है जिसका 5 सेंटीमीटर का है त्रिज्या है। तो मान लीजिए एक वृत्ताकार शीट बना दीजिए, लेकिन इसका जो फ्लक्स है वो इधर की तरफ जा रहा है, जो सतह है। तो जब देखिए सतह मान लीजिए जिधर जाएगा, ऐसे अगर रहता सतह तो इधर जाता, अभी ऐसे करके तो यानी ऊपर जाएगा। इसका जो कोण है ना वो आपका 30 डिग्री का कोण दे रखा है। अब इसका त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। चलिए इसका अपने क्षेत्रफल याद करता हूँ। तो वृत्ताकार शीट कहो या फ्रेम कहो, फ्रेम का क्षेत्रफल तो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है। आपको याद रखना चाहिए पाई आर स्क्वायर। हम उसका परिधि का फार्मूला लिख रहे थे। तो यहाँ पर देखेंगे मान को रखेंगे तो पाई का मान क्या आता है, 22/60 गुणे में आर का जो मान है त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 × में 5। अब पता है यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो क्या करेंगे 100 का भाग देंगे दोनों में। तो ये अच्छी बात है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको लिखेंगे ऊपर वाले की तरफ में। आप एक काम करिए, इनका आपस में गुणा कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 3.14 × में इनका आपस में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 25, फिर गुणे में ये आप ऊपर लिख देंगे 10⁻⁻⁴। अब आप लिख देंगे मीटर पर स्क्वायर। अरे हाँ है ना, ये आपका फार्मूला समझ में आ गया होगा, जो आपका ये क्षेत्रफल का काम करेगा, सरफेस का काम करेगा। तो ठीक है, ये बात मैंने कुछ नहीं किया हूँ। 5 का 5 में गुणा करके 25 लिख दिया हाँ, और इसको गुणा करके फिर मैंने देखो 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ है, गुणा करने के बाद -4 ऊपर हो जाता है। तो यहाँ पर ये 3/4 हो जाएगा। तो हम लोग आते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ यहीं पर। तो यहाँ हम देखेंगे कि सरफेस का मतलब क्षेत्रफल निकल गया है। अब हम लोग निकालना चाहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहता है यहाँ पर पता है ही, 5 × में 10 में क्या 5 है, न्यूटन पर कूलाम है। और एक और यहाँ पर मान दे रखा है, थीटा बराबर कितना दे रखा है, 30 डिग्री का मान दे रखा है, 30 डिग्री। अब आप जानते हैं वी नोट क्या जानते हैं, 5 में ई या फिर यहाँ पर हो जाएगा कॉस में थीटा। तो अब आप यहाँ पर सभी मान को रखिए और सॉल्व करिए। तो ई का मान कितना, 5 गुणे में 10 में 5 × ई का मान कितना है, यहाँ पर जरा देख रहे हैं ना, 3.14 × में 10 जो यहाँ पर 10 -4 × में 25। अब यहाँ पर कॉस में क्या रखेंगे, कॉस में 30 अंश का मान रख देंगे ना। कॉस में 30 अंश का मान साइन में 60 के बराबर होता है, साइन 60 अंश का मान करीब 3/2 होता है। आप रखेंगे सबका मान। तो यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा, 25 में और यहाँ पर 5 का जब गुणा करेंगे तो 25 125 होता है। तो आप यहाँ रख देंगे 125 गुणे में 10 पर पावर, यहाँ पर रखिए 4 बार है, माइनस में यहाँ पर रखिए प्लस में है। इसको काटेंगे ना इसको तो यहाँ पर एक बार 10 बच जाएगा, तो मैं 10 लिख दिया है। इंटू में 3.14 फिर इंटू में यहाँ पर क्या बच गया, करड़ी में 3/2। अरे हाँ है ना। अब आप इसको भी काट दीजिए, यहाँ से 5 बार हो जाएगा। अब इस 5 के गुणा करेंगे तो 625 हो जाएगा यहाँ पर, फिर गुणे में 3.14 फिर गुणे में करड़ी में 3 हो जाएगा। ये आपको मैं समझाना चाहूँगा, इनका आप गुणा कर दीजिएगा आपस में, अब फिर यहाँ पर मात्रक लीजिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। अरे हाँ है ना, या वोल्ट मीटर। ये सब चीज़ें मात्रक आपको कतई नहीं भूलना है। आप इनको आपस में गुणा करके आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है और बारीकी से समझेंगे तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर। एक क्वेश्चन है कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई में एक बेलन इस प्रकार स्थित है कि इसकी अक्ष विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है। गजब की बात यह है कि आपको हर एक बात समझना होगा। यहाँ पर बेलन की अक्ष की बात कह रहा है, तो बेलन की अक्ष पहले समझेंगे, फिर इसको हम क्षेत्रफल के अनुदिश रखेंगे। फिर क्या कह रहा है कि प्रदर्शित कीजिए कि बेलन के परितः कुल विद्युत फ्लक्स 0 होता है, अर्थात 0 होता है। तो यह आपको बातों को समझना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या कह रहा है कि मान लीजिए यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और हमारे पास कोई एक सिलेंडर मतलब ये बेलन है, तो बेलन मतलब कहा जाए कि ये ऐसे ही होता है ना। तो मानोगे नहीं, आपको ये बात तो बहुत बारीकी से समझ लोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसका जो मुख्य अक्ष कौन सा है, अक्ष यही है, इसका अक्ष है, ये इसका अक्ष है। अक्ष ऊपर नीचे नहीं बल्कि अक्ष कहेंगे। अब उस अक्ष को उठा करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तरफ में इसको हम रख देंगे, इसको उठा करके ऐसे ही रख देंगे। तो चलिए ठीक है, मैं इसको यहीं पर रख देता हूँ, एडजस्ट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है ना। तो अब आप देख रहे होंगे, खुद ही आप समझने की कोशिश करना, इसमें कौन कौन सा जो सतह है फ्लक्स को रोकने का काम करेगा। तो अब हम इसको जो है समझाने के लिए मैं चुप कर दे रहा हूँ बिंदु डैश। अब देखोगे कि जो फ्लक्स का जो सतह है ये वाला रोकेगा और ये वाला रोकेगा और ये वाला नहीं रोकेगा। ठीक है ना। तो अब हम इस कंडीशन में आपको मैं बताऊं कि 3 कंडीशन मैं लेकर के आऊँगा यहाँ पर। पहला कंडीशन क्या है, मैं 3 कंडीशन में यहाँ पर ले रहा हूँ। पहला कंडीशन हो जाएगा ये, दूसरा कंडीशन हो जाएगा ये, अब फिर यहीं से ये तीसरा कंडीशन हो जाएगा ये। आपको समझाने के लिए मैं 3 कंडीशन ले रहा हूँ, घबराना नहीं है। 3 कंडीशन ये है कि ये पहले सतह के लिए, मान लीजिए यहाँ पर ये पहला सतह है, तो सतह के हम ये ऐसे कर दूंगा, तो यहाँ पर S1 कर दूंगा। तो ये आपका दूसरा सतह है, तो इसको हम इधर कर दूंगा, तो यहाँ पर ये S2 हो जाएगा। ये भी एक सतह है ना, तो इसको सतह को हम मान लेते हैं इधर साइड में, तो इसको हम मान लेते हैं जैसे में 3। तो ये पहला जो है ना, तो सतह मतलब ये पृष्ठ 1 के लिए, मतलब ये समझ लीजिए पृष्ठ 1 के लिए। ये क्या है, सतह मतलब S2 के लिए। ये क्या है, S3 के लिए। हम लोग पता करेंगे कि इसका फ्लक्स कहाँ कितना है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो फ्लक्स है आप देखेंगे, इसका जो मान है, मान लीजिए यहाँ पर फ्लक्स इधर गया हुआ है, ठीक है ना, रहा है ना। तो एक ही दिशा ले लेते हैं, बार बार नहीं बनाएंगे इसको। इसका फ्लक्स की दिशा इधर है और जो ये सतह जो बना है इसका भी दिशा इधर ही है। बोलिए बात सही कि नहीं। तो हम इसको बोलेंगे ई और यहाँ पर बोलेंगे एच, अरे हाँ है ना। तो इनके बीच का जो कोण है वो थीटा बराबर कितना दे रखा है, 0 डिग्री दे रखा है, अरे हाँ है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान को रखेंगे। तो यहाँ से पहले सतह होने के नाते बोल लेंगे φ1, पहला सतह हो गया φ1। अच्छे से आप लिखिए φ1 बराबर क्या हो जाएगा, ई यहाँ पर हो जाएगा x1, इसका मतलब फिर यहाँ पर हो जाएगा cos में 0 डिग्री। S1 मैंने एक लिए लिखा है, ये पहले सतह के लिए था। तो फिर हम यहाँ पर इसका मान रखूँगा ई, और फिर यहाँ हो जाएगा S1। इसका मान 1 होता है तो यहाँ पर 1 नहीं लिखे हैं, क्योंकि इसका मान 1 होता है, 1 में नहीं लिखा है। अब आप देखेंगे इसका जो मान हो जाएगा φ1 का मान यहाँ से ही निकल चुका है, इतना मान। अब हम आते हैं सतह नंबर 2 पर। सतह नंबर 2 ये है, आपका फ्लक्स इधर साइड में है, जरा ध्यान दीजिएगा। फ्लक्स इसका इधर साइड में है, अरे हाँ है ना, फ्लक्स इसका इधर साइड में है, लेकिन जो सतह जो बना इसका दिशा इधर साइड में है, अरे हाँ है ना। तो आप देखोगे कि जो इनका जो बीच का कोण है, मतलब यहाँ से इसका जो ई है इधर साइड में है और जो सतह है ये इधर साइड में है, तो इनका जो बीच का जो कोण है कितना, 180 डिग्री है, अरे हाँ है ना। तो आप यहाँ पर थीटा बराबर क्या लिख देंगे, 180 डिग्री रख देंगे, अरे हाँ है ना। तो फिर 180 डिग्री रख देंगे, यहाँ पर मैं अच्छे से लिख देता हूँ। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान को रखेंगे φ2 मतलब कि दूसरे सतह के लिए इसीलिए। तो क्या रख देंगे यहाँ पर, ये φ2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आप इसको बोलोगे क्या, फिर इसके बाद S2, और यहाँ है ना, फिर यहाँ रख देंगे cos में 180 डिग्री। बाबू लोग ये बात तो पक्का हो जाएगा
कि कॉस में 180 डिग्री का मान, पहली बात तो ये जानना है कि कॉस में 0 डिग्री का मान 1 होता है, लेकिन कॉस में 180 डिग्री का मान माइनस में 1 होता है। क्या होता है? माइनस में 1। तो यहाँ पर आप जैसे ही रखेंगे φ2, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जैसे ही आप रखेंगे φ2 इक्वल टू में माइनस में e(2) हो जाएगा, और इसका जो मान है माइनस में 1 होने के नाते जब माइनस 1 रखेंगे तो गुणा करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। अरे हाँ है ना। अब आप बारीकी से इतना बात आप समझ गए होंगे। तो अब हम यहाँ पर हम आते हैं इस फ्लक्स के बारे में, ये हम मिटाने जा रहे हैं, ये कुछ है नहीं, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, इस फ्लक्स में क्या कह रहा है, जैसे H3 के लिए। तो अब आप देखोगे फ्लक्स की दिशा इधर साइड में है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर साइड में है, लेकिन जो सतह की जो दिशा है, मान लीजिए यहाँ पर जो कोई सतह दे रखा है, यहाँ पर जो सतह है इसकी दिशा जो है इधर साइड में, तीसरे वाले के लिए, तो यानी इसकी दिशा कितना है? 90 डिग्री है। अरे हाँ कि नहीं, ये आपका ई अक्ष है, तो यहाँ पर इसकी दिशा कितना है? 90 डिग्री है। तो यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं थीटा बराबर में 90 डिग्री लिख सकते हैं। और जब यहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पर फार्मूला क्या कहता है? तीसरे सतह के लिए, तो तीसरे सतह के लिए क्या लिखेंगे? e(3) रख लेंगे, और फिर इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये कॉस में 90 डिग्री। अरे हाँ है ना। तो कॉस 90 अंश का मान 0 होता है, कॉस में 90 अंश का मान 0 होता है। अब 0 जैसे रख के गुणा करेंगे तो φ3 का जो मान आ जाएगा वो आपका 0 डिग्री आ जाएगा। तो इस सतह से निकलने वाले सभी फ्लक्स, अगर देखा जाए कि अगल बगल से अगर यहाँ से फ्लक्स निकल रहा है φ1, यहाँ से फ्लक्स निकल रहा है φ2, बीच वाले से सतह निकल रहा है φ3, तो परिपथ मतलब टोटल यानी सतह से यानी सभी फ्लक्स या टोटल फ्लक्स बोलेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं सभी फ्लक्स, क्या लिख सकते हैं? φ1 प्लस में φ2 प्लस में हो जाएगा आपका ये φ3। तो यहाँ से सब मान रखेंगे, और जैसे ही बाबू लोग मान रखेंगे तो e(1) प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मान दे सकते हैं? यहाँ पर ये यहाँ पर बोल सकते हैं e(1) फिर प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में e(2) फिर प्लस, फिर ये क्या हो जाएगा आपका? ये 0। तो बाबू लोग जैसे आप रखेंगे यहाँ पर ना, तो e फिर यहाँ हो जाएगा आपका ये S1, फिर माइनस में e(2) e(2). अरे हाँ है ना। चलिए ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो अब आपको पता है कि एक सिलेंडर होने के नाते अगर ये एक सिलेंडर है तो जितना सिलेंडर ऊपर रहेगा उतना ही क्षेत्रफल नीचे रहेगा। तो यानी ये दोनों जो सतह है, ये दोनों जो सतह है x1 और ये x2 क्या है? ये आपस में बराबर होंगे। तो इसीलिए क्या कर सकते हैं? यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? e(1) माइनस में e(1) लिख सकते हैं इसके जगह पर, तो दोनों करके क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। बाबू लोग अब आपको मान निकल ही गया है कि सभी फ्लक्स यहाँ तक क्या आ रहे हैं? 0 आ रहे हैं, अर्थात यहाँ पर ये 0 आ रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद रख रहा हूँ आप एक एक बात यहाँ से आप समझ गए होंगे। तो ठीक है, तो हम लोग इसको बोलेंगे आप लोग मेन कंसेप्ट आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, मैं आप लोगों को पूरी बारीकी से मैं आपको यहाँ पे समझा पा रहा हूँ। तो ठीक है, तो इस वीडियो को इतना लाइक करें कि आपको अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे, और हाँ, और इसमें सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लोगों के पास फैलाएं, लोगों को बताएं कि ये चैनल बहुत अच्छा है, यहाँ पर एक एक बार बताई जाती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।